नागपुर में भी इसी प्रकार की आईआईएम के द्वारा हमारे भविष्य की पीढ़ी के आप जैसे विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने का कार्य यहाँ होगा। महाराष्ट्र सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री जो नागपुर के ही हैं, उनने विशेष रूप से मिहान में आईआईएम के लिए जगह भी उपलब्ध करा कर दी है। हम सब लोग यही चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी और हम लोग, कि नागपुर का आईआईएम केवल भारत स्तर का ही नहीं तो वर्ल्ड स्तर का अच्छा इंस्टीट्यूट बने। यही हमारे सबके मन में भावना है और इसके लिए आवश्यक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भारत सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा निश्चित रूप में पूरा करने में सहयोग मिलेगा। महाराष्ट्र के हायर एजुकेशन के सचिव भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। वो भी महाराष्ट्र सरकार की ओर से निश्चित रूप से पूरा सहयोग करेंगे। नागपुर ये एजुकेशन हब हो और यहाँ के भी विद्यार्थियों को इसमें शिक्षा, विशेष रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का जो शिक्षा है वो उनको हासिल हो, ये हमारे सबकी इच्छा है। हमारे यहाँ से बड़े प्रमाण पर लड़के पूना में, बेंगलोर में, मुंबई में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनको जाने की आवश्यकता ना पड़े और उनको सभी प्रकार की शिक्षा हो, वही उपलब्ध हो, ये हमारी सबके मन में भावना है। कुछ दिन पहले हमने सिम्बायोसिस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को 90 एकड़ जगह 1 रुपये लीज पर 30 साल के लिए देने का निर्णय किया है। उसका भूमि पूजन भी हुआ है और करीब 450 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके वर्ल्ड स्टैंडर्ड की बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ बनाने के कार्य का शुभारंभ हुआ है। हमारे यहाँ करीब 42 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। इसके साथ साथ हमारी यूनिवर्सिटी में लक्ष्मीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। यहाँ से विशेष रूप से केमिकल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी पढ़कर केवल देश में ही नहीं तो दुनिया में अच्छा काम कर रहे हैं। अभी एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें मेरे समय में जब स्टूडेंट था तो एलआईटी के एक विद्यार्थी थे हरदास करके, वो अमेरिका में उनका उद्योग है। हमारे यहाँ एजुकेशन, मैनेजमेंट, स्किल डेवलपमेंट, टेक्निकल एजुकेशन, इसके अनेक प्रकार के प्रयास तो हो रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि आने वाले भविष्य में इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, रिसर्च, ये हमारे सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साइंस, टेक्नोलॉजी और इन सब बातों को हम नॉलेज कहते हैं और मैं अक्सर ये बात मानता हूँ कि कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये हमारे देश का सबसे बड़ा भविष्य है। पर कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ अगर करना है तो हमको रिसर्च की तरफ ज़्यादा ध्यान देना होगा। जितना ज़्यादा रिसर्च होगा उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हमको मिलेगी और इसलिए अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी उपयोग हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का आग्रह रहा है कि डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट, ये सब बातों के प्रति सरकार बहुत आग्रही है और इसके परिणाम भी मिलना शुरू हुआ है। जो इकोनॉमी हम लोग विकसित करना चाहते हैं वो रोजगार निर्माण करने वाली इकोनॉमी हो और जैसे गुरु नानक जी ने अभी कहा कि वर्ल्ड में, अमेरिका में बड़े बड़े कंपनी के सीईओ ये भारतीय है और वहाँ अच्छा कार्य कर रही है, हमारे लिए बहुत अभिमान का विषय है। मुझे जापान में जाने का मौका मिला तो वहाँ के प्रधानमंत्री जी ने मुझे पूछा कि आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर में ये क्या विशेषता है, क्या उनके शरीर में कोई मैथमेटिक्स के स्पेशल जीन्स है क्या, वो इतने होशियार कैसे हैं, ऐसा उन्होंने मुझे पूछा। और ये बात सच है कि हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, आईटी के इंजीनियर्स वर्ल्ड में ऐसा रेपुटेशन उन्हें मिला है कि वर्ल्ड में जब कोई कंपनी रिक्रूटमेंट करती है
तो इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिलता है तो तुरंत उसको सिलेक्ट कर लेती है। ये हमारी क्रेडिबिलिटी है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि इस क्षेत्र में हम लोग लगातार प्रगति और विकास की ओर जा रहे हैं। हमारी सरकार जब आई तब हमारा टोटल रेवेन्यू 13 लाख करोड़ का था। अभी इस साल मार्च एंड हुआ तो हमारा रेवेन्यू 20 लाख करोड़ का हुआ है। और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हमने लाए हैं उससे जीएसटी अभी लागू हो जाएगा, तो मेरा अंदाज़ है कि आने वाले 2 साल जब ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे इकोनॉमी का रेवेन्यू 28 लाख करोड़ से ज़्यादा होगा। और अगर ये बजट अगर दुगना होगा तो स्वाभाविक रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एजुकेशन तक हम ज़्यादा खर्चा कर सकेंगे। और इसलिए धीरे धीरे हर क्षेत्र में रिफॉर्म की गतिशीलता बढ़ी है। हमने पार्लियामेंट में 125 पुराने कानून को हमने पूरी तरह से आउटडेटेड करके उसको हमने समाप्त कर दिया, निरस्त कर दिया है। कल शाम को मैं दिल्ली में हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उन्होंने पूरे स्टेट का वर्कशॉप लिया था और प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा था कि ये विषय की तरफ आप थोड़ा ध्यान दीजिए। भारत सरकार ने रीजनल कनेक्टिविटी के लिए 4000 करोड़ रुपए की प्रोविजन की है। मैं जब वहाँ उनके साथ जब चर्चा की तो उन्होंने कहा कि 210 करोड़ के हम 33 एयरपोर्ट को बनाने का प्लान बनाए। मैंने ये प्लान रखो बाजू में, आपको 4000 करोड़ रुपए दिए हैं, डिफेंस के और देश की जितनी एयर स्ट्रिप है 428 पूरे एयरपोर्ट बनाने का प्लान तैयार करो। और केवल वो ही नहीं, अब 1500 हेलीपोर्ट से उसका भी प्लान, एक्सपेंशन प्लान तैयार करो। और वो भी नहीं तो मैं अपने विभाग की ओर से अब सी प्लेन की शुरुआत इसी 3-4 महीने में करने जा रहा हूँ। आप मुझे रिवर पोर्ट के लिए, रिवर में पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज़ के लिए भी जो एयरपोर्ट हमको बनाना है, रिवर पर बनना है, उसकी भी प्रोविज़न करिए। ये ऐसा छोटा मत सोचिए। लो इमेज क्राइम, और उनका भी दोष नहीं है। सरकार में जो काम करते हैं वो स्वाभाविक रूप से उनकी सोच मर्यादित होती है, क्योंकि इतना बड़ा एक्सपोजर और रिस्क लेने का उनका स्वभाव नहीं होता। और इसलिए आने वाले समय में हमको अगर दुनिया के साथ जाना है तो हमको ग्लोबल थिंकिंग से ही आगे जाना होगा। ग्लोबल थिंकिंग क्या है, ग्लोबल बेंचमार्क्स क्या है, ग्लोबल सक्सेस स्टोरीज क्या है, इसको हमको आधार बनाना होगा। मैं पोर्ट का मंत्री हूँ और एक कंसल्टेंट ने, यानी आपके मैनेजमेंट का कितना इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ कि 2-3 साल पहले मैंने एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और हमारे काम में सुधार होने के लिए बीसीजी को अपॉइंट किया। उन्होंने मुझे 120 रिकमेंडेशंस दिए, उसमें से 70 हमने इम्प्लीमेंट किया। तो पिछले साल हमको 4000 करोड़ प्रॉफिट हुआ और इस साल हमको 6000 करोड़ प्रॉफिट हुआ है, केवल अध्ययन करके मैनेजमेंट में सुधार करने से। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हम कम कर सकते हैं और क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन में भी मेरा अनुभव है कि हम अभी इतना काम हो रहा है कि हमारी कोर इंडस्ट्री जो थी वो बड़ी हालत ख़राब थी, उनकी हालत एकदम अच्छी हो गई है। हमने 5.5 लाख करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए हैं। गुरुनानी जी मुझे बता रहे थे अभी पूरे सीमेंट कंक्रीट के रोड हम बना रहे हैं और ये नागपुर के भी रोड आप देख रहे हैं। मैं कहता हूँ लोगों को कि 200 साल की गारंटी है, ये रोड में गड्ढा नहीं पड़ेगा। क्वालिटी ऑफ वर्क और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना, ये मैनेजमेंट में काम करने वाले यशस्वी लोगों का ही काम है। पर मैनेजमेंट की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मैनेजर जो होता है, मैनेजमेंट का काम करता है, जो लीडर होता है, उसके और उसके अनुयायी के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। जो जीनियस और आउटस्टैंडिंग होते हैं
वो इतने होशियार और विद्वान होते हैं कि वो इतने आगे निकल जाते हैं कि उनकी टीम बहुत पीछे छूट जाती है। और इसलिए मैथमेटिक्स का एक प्रिंसिपल है जो मैं अक्सर याद रखता हूँ कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट व्हेन ए एंड बी कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर होगा तो उसका जवाब आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, एंड दिस ट्वाइस ए बी इज ए रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव टीम स्पिरिट। तो आप कितने कैलिबर के हो, कितने कॉम्पिटेंट हो, कितने विद्वान हो, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप में आपके साथियों को साथ में लेकर मिलकर काम करने का मैनेजरल स्किल आपके पास कितना है। और इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि योर रिलेशनशिप विथ योर सबऑर्डिनेट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये मानता हूँ कि ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ फॉर बिजनेस, फॉर पॉलिटिक्स एंड फॉर एवरीथिंग। आप अगर आइसोलेटेड विद्वान हो तो उनकी कोई कीमत नहीं होगी। ऐसे विद्वानों के देश में कभी नहीं हो, किताब लिखने का ही काम करते हैं, वो भी अच्छा है पर उनके साथ कोई जुड़ता नहीं। इसलिए कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, संवाद भी होना चाहिए, सहयोग भी होना चाहिए और समन्वय भी होना चाहिए। उसके बिना कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। और जब तक आपके टीम को आप इंस्पायरेशन और मोटिवेशन आपके साथ नहीं मिलेगा तो कलेक्टिव टीम स्पिरिट का कभी रिजल्ट नहीं मिलता। मुझे पता नहीं है, मैं तो कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, मैंने भी बिजनेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया है, पर मैं कोई तज्ञ व्यक्ति नहीं हूँ और मुझे इंजीनियरिंग का कुछ नहीं समझता। पर मैं ये जब हॉल में आता हूँ तो मैं विचार करता हूँ कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज का हॉल है, पर इसमें कितनी गलतियाँ हैं। इतने बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज और ये देश का है, इतना डिज़ाइन तैयार किया, तो ये हॉल में इतनी गलतियाँ कैसी रह गई। अभी हमने एक हॉल बनाया नागपुर में, 2500 कैपेसिटी का है, और सुरेश भट्ट के नाम से भी हम इसी महीने में उसका इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। तो हॉल तो बहुत अच्छा बना हुआ है, एयर कंडीशन है। तो मैंने हमारे कमिश्नर को कहा कि इसको 2000 रुपये में देना है, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये संभव नहीं है सर, क्योंकि इसको एक कार्यक्रम में बिजली का बिल 10,000 रुपये होगा। तो मैंने कहा ऐसा है, फिर आप एक काम करो, इसके रूफ पर सोलर पैनल लगा दें। तो बोले रूफ तो तैयार हो गया। मैंने बोला आपको मालूम है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर और आर्किटेक्ट को बुलाओ मेरे पास। मैंने उनको बोला इसके ऊपर सोलर पैनल लग सकते हैं? बोले लग सकते हैं, लगा दो। अब वो सोलर पैनल हमने लगाया और हम पावर डिपॉजिट करते हैं। अब पावर डिपॉजिट करने लगे तो हमको अभी उन्होंने मुझे बताया कि इस हॉल में 90 कार्यक्रम ऐसे होंगे जिसमें बिजली का बिल 0 होगा, क्योंकि इससे सोलर पावर मिलेगी। तो मैं जो 2000 रुपये में देने की बात हो गई। फिर महिंद्रा हमारे यहाँ 1 मई से इलेक्ट्रिक टैक्सी शुरू कर रहे हैं। तो मैंने कलेक्टर को कहा कि इस हॉल के नीचे में बड़ा पार्किंग है, रात को सिटी एरिया में हॉल है, तो इसको इलेक्ट्रिक चार्जिंग की व्यवस्था कर दो, और इलेक्ट्रिक चार्जिंग से हॉल को पैसे मिलेंगे। तो सरकारी अधिकारी होशियार रहते, क्योंकि वो हर काम कैसे न हो इसके सुझाव देने का एक्सपर्टाइज बहुत लोगों को होता है। उसने तुरंत मुझे कहा कि सर इलेक्ट्रिक हम बेच नहीं सकते। बोला नहीं बेच सकते तो एक काम करो, रात को 10 बजे से लेकर 4 बजे तक जो पार्किंग करेगा उसको 600 रुपये पार्किंग की कीमत होगी करके घोषित कर दो। अब पार्किंग की कीमत वो बिजली की नहीं ले सकते, तो रोज़ 100 गाड़ियाँ पार्किंग हुई तो वो पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। 2 रेस्टोरेंट उसमें रखे हैं, तो नेचुरली वो हॉल की जो कैपिटल कॉस्ट थी और जो खर्चा है वो बाकी एक्टिविटीज के कारण निकल जाएगा। एयरपोर्ट में यही प्रिंसिपल है। एयरपोर्ट का डिज़ाइन आर्किटेक्ट और इंजीनियर करता है, पर एयरपोर्ट की वायबिलिटी जो है वो शॉप्स लगे हैं, मार्केट लगा है, उसके कारण आई है। पर 1947 से लेकर इतने एयरपोर्ट बने तो क्या किसी के ध्यान में ये आया नहीं? क्योंकि आर्किटेक्चरल प्लानिंग उसमें जो किया वो किया है लोगों ने, और उसके साथ मैनेजमेंट और कमर्शियल थिंकिंग अगर होता और उसी समय अगर एयरपोर्ट ठीक प्रकार से आज जैसे बना अगर हम बनाते हैं तो आज हिंदुस्तान में जितने एयरपोर्ट है उससे 10 गुना ज़्यादा एयरपोर्ट हम बना सकते थे, उससे 10 गुना ज़्यादा रेलवे स्टेशन बना सकते थे, उससे 10 गुना ज़्यादा स्टेट ट्रांसपोर्ट के स्टेशन जैसे गुजरात में, सूरत में, बड़ौदा में, अहमदाबाद में बस पोर्ट बने।
पैसे की कोई कमी नहीं है, इस देश में बिल्कुल पैसे की कमी नहीं है। मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो 5 करोड़ रुपए सरकार ने मुझे 95-96 में दिए थे, और 2.5 साल में हमने 8,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे किए थे जब पैसा पब्लिक ने दिया था। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, 55 फ्लाईओवर्स। और ये सब, मैं इंजीनियर नहीं हूँ और मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ इंडियन रिकॉर्ड में गया। लोग मुझे बड़ा समझते कि मैं इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं समझता। मेरा मिट्टी का बड़ा बाड़ा है और मैं जब उसको रिपेयर करने गया और अपने अकल से काम कर रहा था तो बेडरूम में पिलर आ गए। सो आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, पर मैं सबसे ज़्यादा काम इसलिए कर सका क्योंकि मैं निर्णय कर सका। निर्णय नहीं करना ये सबसे बड़ी बीमारी है। और सिस्टम में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पत्नी से भी ज़्यादा फाइल पर प्रेम करते हैं, जिनके पास मिलती वो दबा के बैठते हैं। और मैनेजमेंट में फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड फुल ट्रांसपेरेंसी ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने एक बार कहा था, वो सही नहीं है, पर मैंने नाराज होकर एक बार सरकार में कहा था कि आई लाइक डिसऑनेस्ट पीपल हु कैन गेट द थिंग डन, बट आई लाइक ऑनेस्ट पीपल हु डोंट वांट टू टेक द डिसीजंस। और डिसीजन करने से लोग कचरते हैं। पोस्टिंग चाहिए, प्रमोशन चाहिए, पर डर के कारण चाहते डिसीजन नहीं करते। आप जिस मैनेजमेंट में जाकर आगे काम करने वाले हो, आप इंजन हैं, और ये इंजन ग्रोथ इंजन है। जिस क्षेत्र में जाओगे वहाँ उसको आगे ले जाने का काम आपको करना है। और ये ग्रोथ इंजन अगर डिसीजन मेकिंग नहीं होगा तो गाड़ी कभी चल नहीं पाएगी। और इसलिए मैनेजमेंट की खूबी यही है कि आपका परफॉर्मेंस कितना है। और इसलिए एक बार फाइनेंशियल ऑडिट नहीं हुआ तो चल सकता है, पर परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए। रब का फेयर करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है देश में। हमारे स्कूल में एक लड़का था, वो फेल हो गया, तो उसके माता पिता स्कूल में आए और हमारे हेडमास्टर को कहे तो ये तो दिन भर स्टडी करता है, ये फेल कैसे हुआ। तो टीचर को आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा उसको बुलाया और कहा क्या करते हो। तो बोले दिन भर मैं स्कूल में जो रफ में लिखता हूँ, घर जाके मैं फेयर में लिखता हूँ। तो ऐसे रफ से फेयर में लिखने वालों की कमी नहीं है। उन कॉमन लोगों में आपको नहीं जाना है। देयर इज समथिंग स्पेशलाइज विथ यू, यू आर द लीडर। आप जहाँ जाओगे वहाँ आपका इनोवेटिव अप्रोच, आपका प्रोफेशनल अप्रोच, आपकी फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, आपका टीम वर्क, और इससे आप उस पूरी संस्था का परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। और इसलिए ये जो ट्रेनिंग आपको मिला है, ये आप में जो इंडिविजुअल ऑलरेडी आप में तो काफ़ी अच्छी कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, गुणवत्ता है, इसीलिए आपका इस कोर्स के लिए सिलेक्शन हुआ है। पर एक सच है कि नो वन इज़ परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज़ परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी। हमने यही समझना चाहिए कि यू कैन नॉट कैच योर ओन इमेज। जितने जोर से हम दौड़ते हैं उतने गति से हमारी प्रतिमा दौड़ती है। तो हमने यही सोचना चाहिए कि स्काई इज़ द लिमिट। और ये अगर आप करेंगे तो आप बहुत बड़ा मिरेकल आपके इसमें आ सकता है। ऑनेस्टी, क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये एसेट्स हैं। आप तो मैनेजमेंट में अच्छा ही काम कर रहे हैं, गुरुनानी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, पर इनको रामदेव बाबा ने मात दी। अब वो 5,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। अब ये रिसर्च का विषय है कि पतंजलि का टर्नओवर क्यों बढ़ रहा है और मल्टीनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट का सेल क्यों कम हो रहा है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जिसको दिमाग है, जो रिसर्च करेगा, उसको किसी से भी फ़ायदा हो सकता है। मैं रूरल और एग्रीकल्चर में काम करता हूँ और मेरी रुचि भी है। तो मैं करीब 10 साल से काम कर रहा हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग में, किसानों में, बायोफ्यूल में, बायो एनर्जी, इथेनॉल, शुगर। और एक चीज़ मैंने ऐसी देखी, यहाँ महात्मा गांधी विज्ञान इंस्टीट्यूट है वर्धा में, कभी आप ज़रूर जाके आइए। गांधी जी कहते थे कि वी वांट मैक्सिमम प्रोडक्शन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ मुझे एक बॉटल उन्होंने दी, उसमें एमिनो एसिड करके था, और उन्होंने मुझे कहा कि ये आप एमिनो एसिड, ये आप आपके प्लांट पर अगर स्प्रे करोगे तो ये 25% ग्रोथ आएगी। मैंने अपने घर में लाया, मेरी पत्नी की खेती देखती है,
तो मैंने उसको कहा कि ये यूज़ करके देखो और मुझे बताओ। उसने जब यूज़ किया तो 25% ग्रोथ मिली। तो एमिनो एसिड बालों से बनता है। तो मैंने यहाँ धर्मपेट कॉलेज है, साइंस कॉलेज आपके नज़दीक है, वहाँ एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे हेमंत जाम्बेकर, उनको मैंने बुलाया। मैंने कहा तुम सर्विस छोड़ दो और ये हम लोग बाल इकट्ठा करेंगे और एमिनो एसिड बनाएंगे। तो नागपुर से 18 किलोमीटर जगह पर एक धापेवाड़ा करके मेरा गांव है, तो वहाँ हमने बालों से एमिनो एसिड बनाना शुरू किया और हमने उसका उपयोग किया तो किसान बहुत खुश हुए, लेने लगे। तो हमने दुकानदारों को भी दिया। तो डीलर मेरे पास आया, उन्होंने कहा आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मार्केट में 900 रुपये की बोतल मिलती है, आप ऐसा करो आप 800 रुपये कीमत लिखो और 500 रुपये कि मैं हमको दो, हम पूरा प्रोडक्शन खरीद लेंगे। मैंने कहा हमको नहीं देना है, हमको 300 रुपये में बेचना है, क्योंकि हम गरीब किसानों को देना चाहते हैं, हमको धंधा नहीं करना। तो उन्होंने कहा फिर हम आपका माल नहीं बेचेंगे, उन्होंने मत बेचो। मैंने हमारे सभी कार्यकर्ताओं को और हमारे 3500 कर्मचारी काम करते उनको एजेंसी दे दी। आपको ताज्जुब होगा, इस मार्च में हमको 6 करोड़ रुपए प्रॉफिट हुआ, जबकि हम 300 रुपये में बेचेंगे। और हम लोग अभी नागपुर के ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग सलून सबके बाल खरीदते हैं और 5 ट्रक बाल हम तिरुपति से लाते हैं। हमारे दिमाग में नहीं आया और वो गांव के लोगों के दिमाग में आया। उनने बकरियों के बाल काटे, भैंसों के काटे, सुअर के काटे, कोंबड़ी सब डाल के लाए, हमने उससे भी बनाए। अभी वो डॉक्टर महात्मे करके राज्यसभा के सदस्य जिनको पद्मश्री मिली है, वो धनगर कम्युनिटी के हैं, उन्होंने शुरू किया। परसों मुझे उन्होंने 5 टन बकरियों के बाल काटे बुलाए, तो उससे भी बना। वो एमिनो एसिड बनने के बाद मैंने कहा कि इसको बायो फर्टिलाइजर में डालो, और हमारे यहाँ स्प्रे स्मड और स्पेंट वॉश निकलता, उसमें डाल दिया। अब उसका जो ऑर्गेनिक खाद निकला, तो कोई तो भी दुबई सरकार को चाहिए था खाद, तो हमने हमारा भी सैंपल उन्होंने भेजा। अब हमको 180 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, हमारे 40 कंटेनर एक्सपोर्ट हुए हैं। हम बाकी जगह घाटा खाते हैं, वो ये बालों के इसमें 100 करोड़ का फायदा हुआ, 100 करोड़। अब मैं अपने दिल्ली में मेरा बंगला है और मैं रहता हूँ मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के बीच में मेरा बंगला है। तो दिल्ली में बंगला इतना बड़ा है कि मेरा 1 एकड़ खेती है, 7 मोर है बंगले में। वो मनमोहन सिंह जी के बंगले से निकलते मेरे यहाँ उतरते, मेरे यहाँ से सोनिया गांधी के बंगले में जाते हैं। और वो तो मैंने वहाँ तय किया कि जो हमारे यहाँ पत्ती गिरती है, तो एक्सेल इंडस्ट्रीज़ का एक यूनिट मैंने लगाया कि इससे बायो फर्टिलाइजर तैयार होगा। धीरे धीरे मैंने 8 दिन पहले दिल्ली के कारपोरेशन डीडीए के लोगों को बुलाया कि आप ये पूरी पत्ती इकट्ठा करके जलाते हो। हाँ बोले सर ये बहुत निकलती है। बोला मेरे घर पे लाओ और मेरे घर पर लाकर मैं इससे बायो फर्टिलाइजर तैयार करूँगा। अब मेरे यहाँ कम से कम 50 बोरे तैयार हुए। और जब मैं घर बढ़ा है तो किसी की लड़की की शादी होती है, अनंत कुमार मंत्री है, उनके लड़के की शादी हुई, तो 2 ट्रक अनाज जो था फूड था वो ख़राब हो गया, मैंने उससे बनाया। तो अब पूरे कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये भी रिसर्च और मैनेजमेंट की सबसे सक्सेस स्टोरी बन सकती है। अभी हमारे यहाँ नागपुर में हम लोग टॉयलेट का पानी जो है पूरे शहर का, वो 18 करोड़ में बेचते हैं पावर जनरेशन को, और उससे मीथेन निकाल रहे हैं और मीथेन से CO2 अलग करके उससे हम बायो CNG तैयार करके हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक इसमें बसेस चलाने वाले हैं। हमारे यहाँ 55 बसेस बायो इथेनॉल पर चलती है। अभी इलेक्ट्रिक टैक्सी चल रही है, अभी इलेक्ट्रिक बस नागपुर में 2 महीने में शुरू कर रहे हैं और ये बायो CNG पर चलेगी। ये रिसर्च एंड मैनेजमेंट, ये दोनों जब साथ आती है तो बहुत बड़ा चमत्कार होता है। ये WCL कल मैं रात को कोल मिनिस्टर के साथ आया और हमारे यहाँ ये वेस्टर्न कोल फील्ड है, तो ये कोल निकालते हैं। तो हमारे एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कोल के पहले जो डंप निकलता है उससे सैंड निकाली, और वो सैंड निकाली तो अभी कोल का तो बहुत हालत ख़राब है, कोल खरीदते नहीं कोई। तो वो सैंड निकाली तो मैंने WCL के अधिकारी को बुलाया, मिश्रा जी करके, उनको कहा कि ये सैंड निकालो। उनको लगा ये क्या करना है, मैंने बोला मैं बता रहा हूँ कोयले से ज़्यादा पैसा मिलेगा, और उन्हें वो एक्सपेरिमेंट सैंड सक्सेसफुल किया। अब वो सैंड NHI खरीदने के लिए तैयार है, हम 50,000 मकान बना रहे हैं, वो खरीदने के लिए तैयार है। कल मुझे उन्होंने बताया कि पूना कारपोरेशन वो सैंड यहाँ से पूना ले जाना चाहती है,
क्योंकि यहाँ से सस्ती पड़ रही, जो मार्केट सैंड में कॉस्ट है उसके 25% कॉस्ट में अच्छी सैंड मिली वेस्ट से। तो वेस्ट जो है, नथिंग इज वेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द लीडरशिप ऑफ मैनेजमेंट वेयर दे कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। और इसलिए आपकी लीडरशिप जो है ये कचरे को भी सोना बना सकती है विद द कोऑर्डिनेशन विद द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और इसलिए मैनेजमेंट की कोर्सेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, जॉब्स भी अच्छे हैं। बीच में मूर्ति साहब ने मुझे कहा कि यहाँ आप लोगों को अवसर मिलने के लिए बड़े बड़े कंपनियां कैंपस में आनी चाहिए। मैंने भी काफ़ी लोगों को लिखा है। गुरनानी साहब टेक महिंद्रा के प्रमुख हैं और अभी वो हमारे यूनिवर्सिटी भी खोल रहे हैं, काफ़ी उनका मिहान में एक्सपांशन हो रहा है। मिहान में भी इन्फोसिस से लेकर काफ़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं और लगातार काफ़ी बड़े प्रमाण पर नागपुर का भी विकास हो रहा है, देश का भी विकास हो रहा है। और मुझे निश्चित रूप से लगता है कि आपको निश्चित रूप से रोजगार मिलेगा। पर आखिर में मैं आपको कहूँगा 1-2 साल नौकरी करो, नौकरी मांगने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। आप में पोटेंशियल है, इनिशिएटिव, रिसर्च एंड मैनेजर स्किल, नॉलेज, इसका उपयोग करके आप ऐसी कुछ चीज़ ढूंढो कि जिसमें आपका तो काम होगा ही, पर आप हज़ारों लोगों को रोजगार दे सकेंगे। तो सही अर्थ में आपको ये इतनी अच्छी पढ़ाई देने का उपयोग हुआ ऐसे साबित होगा। मैं आप सबको आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आप आपके भविष्य में यशस्वी हो, यही शुभेच्छाओं के साथ मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।